नमस्कार मित्रों। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों 7 गुना तेजी से बढ़ते हुए तापमान को आर्कटिक क्षेत्र में। यह बहुत चिंता का विषय है दोस्तों, और हाल ही में इस पर चर्चाएं और वैज्ञानिकों के बीच में शोध वगैरह और इस पर रिसर्च हो रही है, और इसीलिए यह चर्चा का विषय है। और संभावना है दोस्तों कि यह यूपीएससी मेंस में भी पूछा जा सकता है, करंट अफेयर या फिर इन्वायरमेंट के पोर्शन में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, किस कारण तापमान बढ़ रहा है, इसके कारण क्या है, इससे प्रभाव क्या पड़ने वाला है, और कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक बिंदुओं को जानेंगे, और कुछ मैप्स वगैरह को भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि एक अध्ययन के अनुसार यह कहा गया है कि नॉर्वे के पास आर्कटिक क्षेत्र के हिस्से दुनिया के बाकी हिस्सों में गर्मी की दर से 7 गुना अधिक गर्म हो रहे हैं। देख सकते हो दोस्तों, यह जो अध्ययन में पता चला है कि नॉर्वे के पास जो आर्कटिक क्षेत्र है उसका हिस्सा जो है वो दुनिया के अधिक हिस्सों दूसरे हिस्सों से 7 गुना तक अधिक गर्म हो रहे हैं। बेरेंट्स सागर के आसपास का क्षेत्र आर्कटिक क्षेत्र की औसत वार्मिंग से 2 से 2.5 गुना और बाकी दुनिया में 5 से 7 गुना गर्म हो रहा है। इसे देख सकते हैं, जो कि बेरेंट्स सागर है वो आर्कटिक क्षेत्र का ही एक हिस्सा है, या इसके पास का एक आर्कटिक क्षेत्र का एक हिस्सा है। वो 2 से 2.5 गुना गर्म हो रहा है वो वाला क्षेत्र, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्से से 5 से 7 गुना गर्म हो रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आर्कटिक क्षेत्र में गर्मी का तापमान आप देख सकते हो, और 2 से 5 से 7 गुना गर्म हो रहा है वो भी आप पता चल रहा है यहाँ से। आर्कटिक क्षेत्र में इस तरह की तीव्र गर्मी पहले कभी नहीं देखी गई, यानी कि जब से वैज्ञानिकों ने इसका रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया है तब से आज तक इतनी गर्मी आज तक आर्कटिक क्षेत्र में नहीं देखी गई। यह एटलांटिस की घटना के लिए भी अग्रणी है। बढ़ते हैं आगे। बेरेंट सागर पश्चिम में नॉर्वेजियन और ग्रीनलैंड सागर, उत्तर में आर्कटिक सागर तथा पूर्व में कारा सागर की सीमा में। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो कि ग्रीनलैंड सी आ गया यहाँ पर हमारा, और यहाँ पर ये आ गया हमारा नॉर्वेजियन सी, और ये बीच में आप देख सकते हैं बेरेंट सागर है यहाँ पर, और ये है पूर्व में कारा सी आ गया दोस्तों यहाँ पर, और ये अपना उत्तर में आर्कटिक ओशन आ गया। सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार बेरेंट्स सागर को रूस और नॉर्वे के बीच विभाजित किया गया है। यानी कि ये यूनाइटेड नेशन द्वारा जो इसको परिभाषा दी गई थी उसके तहत यह नॉर्वे और बीच रूस के बीच में स्थित है। इसके आगे बढ़ते दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा आर्कटिक क्षेत्र आ गया। ये यहाँ पर ग्रीनलैंड है, तो ये बेरेंट सागर, ये क्षेत्र में बेरेंट सागर है दोस्तों। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा आप बढ़ते हैं आगे दोस्तों। देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, कहाँ पर बेरेंट सागर और हमारे अन्य दूसरे भौगोलिक स्थानों को भी देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको बेरेंट सागर नजर आ रहा होगा। ये यहाँ पर बेरेंट सागर है दोस्तों, ये बेरेंट सागर है, ये ग्रीनलैंड सी, ये नॉर्वेजियन सी, और ये काला सी। काला सी पूर्व में स्थित है दोस्तों, और उत्तर में आर्कटिक आर्कटिक महासागर है यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्रीनलैंड सी है पश्चिम में, नॉर्वेजियन सी भी पश्चिम में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये है हमारा हडसन की खाड़ी है दोस्तों, ये हमारा अटलांटिक ओशन आ गया यहाँ पर। इसका पानी यहाँ से होते हुए, यहाँ बेरेंट सागर से होते हुए आर्कटिक महासागर में जाता है। इसके अलावा ये पैसिफिक ओशन आ गया है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे आ गई बेरिंग सी, और यहाँ पर ही हमारी स्थिति बेरिंग जल संधि, बेरिंग सी, बेरिंग जल संधि जो कि अमेरिका और रूस को अलग करती है। और ये गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का की खाड़ी, रॉकी माउंटेन्स भी दोस्तों उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यह भी वनडे एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों, जो रॉकी माउंटेन्स है वो कहाँ पर स्थित है, तो यह अमेरिका में स्थित है। अपलेशियन माउंटेन्स, यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपलेशियन माउंटेन्स यह भी हमारे उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उसके अलावा गल्फ ऑफ मैक्सिको, यह भी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा कैरिबियन सी दोस्तों, कैरिबियन सी यह भी हमारी
कैरिबियन सी यहाँ पर स्थित है दक्षिण अमेरिका में। और यहाँ पर दोस्तों पनामा नहर है, जो कि महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अफ्रीका में चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सहारा मरुस्थल आपको दिख रहा होगा। ये अफ्रीका का ऊपरी भाग, जो कि उत्तरी भाग है पूरा, वह सहारा मरुस्थल कहलाता है दोस्तों। ये बहुत ही शुष्क शुष्क प्रदेश है। इसी के नीचे वाले भाग को, इसी के जो भाग नीचे स्थित है दोस्तों, उसको हम साहिल क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर क्या सहारा मरुस्थल अपना विस्तार कर रहा है, सहारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। इसको इसको कहते हैं दोस्तों हम साहिल क्षेत्र। साहिल क्षेत्र कहते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि यहाँ पर इसका अफ्रीका बढ़ रहा है। और इन्हीं देशों को, जिनका ये साहिल क्षेत्र के देश है, जिनका एक ग्रुप बना हुआ है, इसको हम साहिल देश भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा एटलस माउंटेन भी अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप एटलस माउंटेन अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में दोस्तों ग्रेट रिफ्ट वैली, जो वह भी अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रेट रिफ्ट वैली यहाँ पर है। यहाँ पर हमारी ग्रेट रिफ्ट वैली भी यहीं पर स्थित है। उसके अलावा बोस्वाना मरुस्थल भी यहाँ पर स्थित है, बोस्वाना मरुस्थल। और इसी में पाई जाती है बुशमैन जनजाति। जो बुशमैन जनजाति दोस्तों बोस्वाना मरुस्थल में पाई जाती है। ये हमारा इस आगे बढ़ते दोस्तों इस, और यहीं पर दोस्तों जो हमारा किलिमंजारो है, माउंट, देखते हैं कुछ अफ्रीका के बारे में दोस्तों। अफ्रीका में जो महत्वपूर्ण भौगोलिक परिदृश्य है उनको देखते हैं, भौगोलिक स्थान है उनको देख लेते हैं दोस्तों। जो सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों हमारी पृथ्वी का, सहारा मरुस्थल, वो भी अफ्रीका में स्थित है। जो सहारा मरुस्थल है वो देख सकते हैं दोस्तों, ये इतने बड़े क्षेत्र में वो भी फैलता जा रहा है दोस्तों। और इस जो फैलना है सहारा मरुस्थल को, इसको हम साहिल बोलते हैं। और साहिल क्षेत्र में जो देश आते हैं उनका साहिल क्षेत्र एक समूह, एक ग्रुप है। इन्हीं देशों का ग्रुप समूह है जो कि साहिल प्रदेश में, साहिल क्षेत्र में आते हैं। एटलस माउंटेन आप देख सकते हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है अफ्रीका के। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये ग्रेट रिफ्ट वैली क्षेत्र, ग्रेट रिफ्ट वैली है। और ये माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, ये यहाँ पर स्थित है, इसके पूर्वी भाग में। इसके अलावा यह आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो इसका पूर्वी भाग है, यहाँ पर जो यहाँ पर इसका अदन की खाड़ी से लगा हुआ भाग है, इसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और जो कि हमारा कालाहारी मरुस्थल है वो भी यहीं पर स्थित है दोस्तों इसके नीचे नीचे वाले भाग में, दक्षिणी भाग में। यहाँ पर नामीबिया और बोस्वाना में स्थित है यह कालाहारी मरुस्थल। नामीबिया और बोस्वाना और इसी कालाहारी मरुस्थल में जो बुशमैन जनजाति है वो पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर है लिबियन डेजर्ट, यहाँ इसके उत्तर पूर्वी भाग में लिबियन डेजर्ट है दोस्तों। यहाँ पर हमने चर्चा की है हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जिसमें 4 देश आते हैं, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। उसके अलावा ये सहारा, यहाँ पर एटलस माउंटेन, ये साहिल क्षेत्र है। और यह है मेडागास्कर। इसके अलावा दोस्तों ये वाला क्षेत्र है जो कि अरेबियन पेनिनसुला से नीचे लगा हुआ है, इसको अदन की खाड़ी कहा जाता है। इसको हम दोस्तों अदन की खाड़ी कहते हैं, ये अदन की खाड़ी है। और जो बाब उल मंदेब संधि अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा, ये यह वाला क्षेत्र है दोस्तों, जहाँ पर यह रेड लाइन दिख रही होगी आपको सीधी, यह है बाबुल मंदेब की संधि। और जो यह सर्कल में है, यहाँ पर है अदन की खाड़ी दोस्तों, जो कि अरेबियन सी से जाके लगती है, अरेबियन सी में मिलती है। और यहाँ पर ये लाल सागर और भूमध्य सागर, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाल सागर और भूमध्य सागर को यह जोड़ने वाली संधि है, इसको हम स्वेज नहर कहते हैं। और जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है, उसको हम जिब्राल्टर संधि कहते हैं, जो कि एटलस से ऊपर स्थित है, जो कि अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। देखिए यहाँ पर दोस्तों जिब्राल्टर संधि, और यहीं पर हमारी स्वेज नहर है। तो यह है हमारा, यह दोस्तों यह क्षेत्र है यूक्रेन, जगह आपको पता ही होगा, अभी रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है। तो यह यूक्रेन क्षेत्र है दोस्तों। और यहाँ पर ये
जो कि अभी रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है दोस्तों, तो यह भी क्षेत्र चर्चा में है। यहाँ पर जो देश देख रहे हैं दोस्तों, यह सागर, यह काला सागर है दोस्तों। यहीं से अधिकांश यूक्रेन और रूस यूक्रेन द्वारा अपना सामान है, गेहूं वगैरह का, गेहूं आदि का निर्यात यहीं से किया जाता है दोस्तों। इसको हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। यह आप देख सकते हैं दोस्तों, काला सागर। और यहाँ पर है हमारा तुर्की, जो टोरस लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर तुर्की तुर्की स्थित है, जिसको अब तुर्की के नाम से जाना जाएगा। वह तुर्की है, यहीं पर स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम अगर यूरोप में चलते हैं और एशिया में चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर यूराल श्रेणी आपको दिख रही होगी। यूराल श्रेणी यहीं पर पाई जाती है। उसके अलावा ऊपर चलते हैं तो ये साइबेरिया, रूस का एक ठंडा प्रदेश रूस में। और ये साइबेरियन माउंटेन्स दोस्तों यहाँ पर पाए जाते हैं, पूर्वी पूर्वी रूस में। उसके अलावा हम नीचे आते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर हमने देखा था, ये अरेबियन पेनिनसुला है दोस्तों, यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो ये इसी के ऊपर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये माउंट एलब्रूस है, यूरोप की ऊंची चोटी है एक ये। उसके अलावा ये ईरानियन प्लेटू है, ईरान का पठार। और उसके यहाँ पर आप देख सकते, यहाँ पर देख सकते, जब हम इसके यहाँ पर आते हैं तो ये देख सकते हैं आप, हिमालय क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर ये, जो कि भारत और नेपाल के यहाँ पर स्थित है। उसके अलावा जब हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर इसी के ऊपर है तिब्बत का पठार। और यहाँ पर है दोस्तों, तिब्बत का पठार स्थित है यहाँ पर। और उसके अलावा ये देख सकते हैं आप, बंगाल की खाड़ी है, इंडियन ओशन यहाँ पर दोस्तों, जो कि यह क्षेत्र भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र के रूप में है दोस्तों। यहाँ पर ये मलक्का स्ट्रीट भी यहाँ पर आ गया है। मलक्का स्ट्रीट जो एक महत्वपूर्ण भारत के लिए क्षेत्र है, यहाँ से अदन की खाड़ी से लेकर मलक्का स्ट्रीट तक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारत का। और भारत को इसकी चौकसी और निगरानी करती रहती है, ताकि चीन यहाँ पर घुसपैठ ना कर सके। यहाँ पर मलक्का स्ट्रीट है दोस्तों, इस जगह पर मलेशिया से होकर। और ये साउथ चाइना सी है, जहाँ पर साउथ चाइना सी है दोस्तों ये। और ये ईस्ट चाइना सी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जापान, जो कि इन आइलैंड पर बसा हुआ है जापान यहाँ पर। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। हम उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में जब आते हैं, दक्षिणी अमेरिका में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंडीज माउंटेन। जो सीरीज है एंडीज माउंटेन की सबसे, जो कि पूरे उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तक फैली हुई है दक्षिणी अमेरिका में। ये है एंडीज पर्वत श्रेणी, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और ये है ब्राजीलियन हाईलैंड। और ये अमेजोन बेसिन दोस्तों, ये अमेजोन नदी है और इसका है बेसिन, अमेजोन। यहाँ पर बेसिन बनता है अमेजोन का, यहाँ पर अमेजोन नदी बहती है दोस्तों। उसके अलावा हमने एक विक्टोरिया झील भी ये यहीं पर स्थित है दोस्तों। और इसी से होकर हमारी 0 डिग्री की रेखा निकलती है बीचों बीच से होकर। हम बढ़ते दोस्तों आगे की ओर, हमारा टॉपिक की ओर देखने को मिली है अत्यधिक हिमपात। जो वार्मिंग ग्लोब के कारण यहाँ पर अत्यधिक हिमपात का भी देखा गया है। बेरेंट सागर के गर्म होने से भी वर्ष 2018 में यूरोप के अधिकांश हिस्सों में अत्यधिक हिमपात की घटना देखी गई। यानी कि 2018 में जो यूरोप में हिमपात हुआ था, उसमें वृद्धि यहाँ पर देखी गई थी, जिसे अक्सर बीस्ट फ्रॉम द ईस्ट कहा जाता है। यानी कि बीस्ट फ्रॉम ईस्ट के रूप में जो वह 2018 की घटना हुई थी, उसको हम बीस्ट फ्रॉम ईस्ट कहते हैं। लगभग 140 गीगाटन पानी बेरेंट्स सागर से वाष्पित हो गया। यानी कि जो 2018 में ऐसी घटना हुई थी, उसमें लगभग 140 गीगाटन पानी बेरेंट्स सागर से वाष्पित हो गया था। और उसने इस दौरान पूरे यूरोप में गिरने वाली बर्फ में 88% यानी 88% का योगदान दिया। यानी कि जो 2018 में हिमपात हुआ था, उसमें 88% की बढ़ोतरी देखी गई थी, जो कि बेरेंट सागर से उठे हुए 140 गीगाटन पानी के कारण हुई थी। चरम मौसमी घटनाएं, वार्मिंग के कारण ही हो रही चरम मौसमी घटनाएं को देखते हैं। आर्कटिक के दक्षिण में चरम मौसमी घटनाएं आर्कटिक जेट स्ट्रीम के माध्यम से क्षेत्र की गर्मी से संबंधित है। यानी कि
जो आर्कटिक के दक्षिण में जो मौसमी घटनाएं शुरू हुई है वो आर्कटिक से जो जेट स्ट्रीम के माध्यम से क्षेत्र की गर्मी से संबंधित, यानी कि जो जेट स्ट्रीम है उसी कारण से उस क्षेत्र की जो गर्मी है उससे संबंधित है। जेट स्ट्रीम आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर बहने वाली हवाओं का एक बैंड है जो आमतौर पर इस क्षेत्र में ठंडी आर्कटिक वायु ले जाती है। जेट स्ट्रीम है क्योंकि यहाँ पर जो आर्कटिक क्षेत्र है इसके ऊपर बहने वाली एक हवाएं हैं, जो इनका एक बैंड है जो यहाँ आमतौर पर इस क्षेत्र में ठंडी आर्कटिक वायु ले जाती है, यानी कि इस क्षेत्र में ठंडी आर्कटिक वायु को ले जाती है जेट स्ट्रीम। जो इसका दोस्तों बढ़ते हैं आगे की गत वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों, जो इससे व इसके जैसे ही प्रश्न हैं जो गत वर्षों में पूछे गए थे यूपीएससी प्रीलिम्स में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है, विगत वर्ष के प्रश्न है दोस्तों। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित प्रभाव क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था प्रीलिम्स में। और इसके देखते हैं इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं। इसमें दे रखा है, पहला, स्थलीय वायुमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, यानी कि जो तापमान 2 डिग्री से 3 डिग्री पूर्व औद्योगिक स्तर से विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर 3 डिग्री अधिक बढ़ जाता है तो उससे स्थलीय जीवमंडल है उसमें जो नेट कार्बन स्रोत है की ओर प्रवृत्त होगा। विस्तृत प्रवाल मत्रित्या घटित होगी। सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएगी। अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि 2 डिग्री से अगर हमारा पूर्व औद्योगिक स्तर 3 डिग्री आता है तो उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। केवल एक और दो, 2, 3, 4 और सारे। तो इसके जानते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या। उत्तर इसका बी है। जानते हैं इसकी व्याख्या क्या होती है। 3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बढ़ने से समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। जैसे कि 3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बढ़ने से समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। तो यह आम बात है दोस्तों कि अगर हमारा तापमान बढ़ेगा तो समुद्र का स्तर तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि जो बर्फ है वो पिघलने लग जाएगी और पौधों की प्रजातियों को नुकसान होगा। पौधों की प्रजातियों वाली चीजों को भी नुकसान होगा दोस्तों की तापमान बढ़ेगा तो जो कि हर एक चीज को हमारे यहाँ पर नुकसान होने लग जाएगा। अमेज़न वर्षावन जिससे पौधे दुनिया के 10% स्थलीय प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन करते हैं, सवाना में बदल सकते हैं, यानी कि क्योंकि सूखा एवं जंगल की आग वर्षावन को नष्ट कर देगी, पौधों को वापस CO2 में बदल देगी क्योंकि वे जलकर नष्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि अमेज़न वर्षावन है जिसके पौधे दुनिया के 10% स्थलीय प्रकाश संश्लेषण को उत्पादन करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है वहां पर सूखा हो सकता है। अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो पानी सूख सकता है। सूखा और जो अगर वहां पर पानी नहीं सूखा और अगर जो पेड़ पौधों में नमी है या फिर जो वहां पर उसमें कमी आ गई तो वहां पर अगर सूखे से अगर आग लग गई तो वो वर्षावन को पूरा नष्ट कर सकती है। और जिस वन विनाश के कारण उत्पन्न कार्बन और भी अधिक कार्बन से जुड़ जाएगा, साथ में वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा देगा। अतः कथन एक सही है, यानी कि यह और प्रवृत्त होगा हमारे कार्बन की तरफ, हमारा कार्बन और बढ़ने लग जाएगा। और उसके अलावा दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, वैश्विक तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर प्रवाल निरंजन होगा और आगे समुद्र में CO2 के जुड़ने से कैल्शियम दर कम होगी तो प्रवाल मृत्यु दर में वृद्धि होगी, यानी कि हमारे प्रवाल भित्तियां वो भी नष्ट होगी और जो CO2 बढ़ेगा उससे कैल्शियम की दर में कमी होगी। जैसे कि यहाँ दिया गया है, विस्तृत प्रवाल मृत्यु घटित होगी, यानी कि प्रवाल जो है वो मरने लग जाएंगे हमारे। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के लिए आर्द्र भूमि आवास प्रतिक्रियाओं और बहाली के लिए निहितार्थ को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अलग अलग महसूस किया जाएगा, यानी इस प्रकार इसे बहाल किया जा सकता है और स्थायी रूप से लुप्त नहीं होगा। अतः 3 सही नहीं है, यानी कि जो हमारा तीसरा पॉइंट है
यह सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमियां स्थायी रूप से लुप्त हो जाएगी। यह गलत है दोस्तों। ये भूमंडलीय आर्द्रभूमियां स्थायी रूप से यह लुप्त नहीं होगी। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। जलवायु परिवर्तन उस पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है जो भोजन प्रदान करता है। यानी कि जलवायु परिवर्तन उस पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करेगा जो सिर्फ दूसरों को भोजन प्रदान करता है। और इसलिए भोजन की हमारी सुरक्षा उन पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। यानी कि भोजन की हमारी सुरक्षा उन पारिस्थितिक तंत्रों के भी, जिन जिन पारिस्थितिक तंत्रों से हमको हमको भोजन प्राप्त होता है। अगर हमको भोजन की सुरक्षा करनी है हमारी, तो हमें उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि के कारण चावल, सोयाबीन और गेहूं जैसी कुछ फसलों में उत्पादन की वृद्धि कर सकती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अगर वृद्धि होगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर में भी वृद्धि हो सकती है। अगर उसमें वृद्धि होगी तो हमारे चावल, सोयाबीन और गेहूं जैसी कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। हालांकि बदलती जलवायु मौसम की अवधि और गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। फिर भी क्योंकि तापमान में वृद्धि होगी तो जलवायु में परिवर्तन होगा, मौसम की अवधि और गुणवत्ता में भी प्रभाव आएगा। इस प्रकार अनाज की खेती विलुप्त होने के बजाय उत्पादन में बड़ा अंतर पैदा करेगी। अतः कथन 4 सही नहीं है। अतः विकल्प 2 ही, यानी विकल्प बी ही हमारा सही है। इसमें कि हमारा एक, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 सही है। दोस्तों यह सोर्स, इसका सोर्स जो हमने लिया है वह दृष्टि आईएएस से है और डाउन टू अर्थ से। अतः आज का यह टॉपिक यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।